everyone, I am साक्षी पांडे and you are watching the Ascending Steps। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म को और डिटेल में आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया है, बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और उसमें हम लोगों ने देखा है कि फेडरलिज्म होता क्या है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, हमारे इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। आज हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म जो है तो अगर इंडिया में इतनी स्मूथली इंडिया रन कर रही है, फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस हो रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म होने के लिए, लेकिन वो चीज़ जो है वो सफिशिएंट नहीं है। सपोज़ कीजिए कि अगर आप कोई रूल बना देते हैं, अगर आप अपने आसपास ही देखें कि बहुत सारे रूल बन जाएं, सपोज़ कीजिए आप अपने जीवन में ही कितना बार बहुत सारे रूल को एक्सपीरियंस किए होंगे, लेकिन अगर वो फॉलो ना हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता। वैसे ही अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाए, लेकिन उसको प्रैक्टिस ना किया जाए तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, अगर इंडिया को फेडरल बनाया गया और वो इतना सक्सेसफुल हुआ तो उसका कारण सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है। इट इज़ नॉट मेरली दैट बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजंस के हिसाब से ही इंडिया की फेडरलिज्म इतनी अच्छी फली फूली ये नहीं कहा जा सकता। द रियल सक्सेस of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country। हमारे कंट्री में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जिस हिसाब से राजनीति की जाती है, जो डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी बड़ा उसका योगदान है। दिस इंश्योर डैट, यानी ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम लोग फॉलो करते हैं उससे क्या बात का इंश्योरेंस हो जाता है। This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together become shared ideals in our country। मतलब ये तीनों चीज़ जो है वो हमारे कंट्री में सबको अच्छी लगती है, सब इसको फॉलो करते हैं। फेडरलिज्म को, जो हमारे कंट्री में अलग अलग डाइवर्सिटी को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई अलग अलग कल्चर फॉलो करता है, इसको हम लोग फॉलो करते हैं और एक साथ रहने की जो हमारी इच्छा है वो सारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसके हिसाब से ही ये सब चीज़ों को इंश्योर करता। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन। तो फेडरलिज्म में ये सारी चीज़ें हम लोग जो फेडरलिज्म प्रैक्टिस करते हैं तो उनके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, क्यों ये सारे जो फेडरलिज्म है इंडिया में वो इतना सक्सेसफुल है, वो हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आपको पता होगा कि भारत में जो स्टेट्स हैं उसमें से ज़्यादातर स्टेट्स का फॉर्मेशन लिंग्विस्टिक लाइंस पे हुआ है, मतलब भाषा के आधार पे हुआ है। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। हमारा भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो जब आज़ादी मिलने के बाद हम लोग के बहुत सारे स्टेट्स क्या किए, उन लोग डिमांड करने लगे कि हम लोग को भाषा के आधार पर एक नया स्टेट बना के दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ये जो भाषा के आधार पर जो स्टेट बना वो एक डेमोक्रेसी में एक मेजर टेस्ट था। ऐसा क्यों था? ऐसा करने का एक कारण है जो मैं आपको आगे पता चलेगा, अभी मैं डिस्कस करूँगी। इफ़ यू लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे देखें, व्हेन इट बिगेन इट्स जर्नी एज इन डेमोक्रेसी 1947, जब आप इंडिया को 1947 में देखते हैं और यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप 2024 में देखें इंडिया के मैप को तो आपको दोनों में काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। और यहाँ तक कि इंडिया के जर्नी में, इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस पता चलता है। यू विल बी सरप्राइज बाय द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस। इसमें इंडिया में कितने चेंजेस हुए हैं ये देखकर आप सरप्राइज हो जाओगे अगर आप मैप देखो। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया के मैप पे।
ये देखिए इंडिया जब वो 1947 में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो इंडिया हमारा कुछ ऐसा दिखता था, ये देखिए, ठीक है। और अब हम चलेंगे इंडिया पे जो आज दिखता है, ये देखिए कितना चेंज है दोनों में। वही बात ये कह रहा है कि अगर हम लोग 1947 की बात करें जब हम आज़ाद हुए थे और अभी की बात करें तो उसमें काफ़ी चेंजेस हम लोग को दिखेंगे इंडिया के मैप में। और इंडिया में भी मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो गायब हो गए हैं। एंड मैनी ऑफ न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड, और बहुत सारे नए स्टेट्स बनकर आए। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज, एरिया चेंज हुआ है, स्टेट्स का बाउंड्री चेंज हुआ है, और यहाँ तक कि कुछ कुछ स्टेट्स के तो नाम भी चेंज हो गया। इन 1947 में boundaries of several old states of India were changed in order to create new states। 1947 में क्या हुआ कि बहुत सारे स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर दिया गया ताकि नए स्टेट्स को क्रिएट किया जा सके। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसीलिए किया गया कि जो भी लोग एक एरिया में रहते थे, एक लैंग्वेज बोलते थे, सॉरी, जो भी लोग एक लैंग्वेज बोलते थे वो एक स्टेट में रह सके। This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language, कुछ states को language के basis पे सिर्फ नहीं बनाया गया, but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography, बल्कि उनके अलग अलग कल्चर के हिसाब से। इथेनिसिटी मतलब होता है कल्चरल डिफरेंसेस जो लोगों में होता है उनके हिसाब से, और ज्योग्राफी के हिसाब से भी कुछ स्टेट्स को बनाया गया। ऐसे कौन कौन स्टेट्स हैं? जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेजर टेस्ट क्यों कहा जा रहा है डेमोक्रेसी में ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स को क्रिएशन को। देखिए हमारा जो भारत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत जो पहले यूनाइटेड नहीं था। हमारे एक लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था कि सारे भारत पहले प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे रजवाड़े थे उस टाइम में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे रजवाड़ों को एक साथ मिलाया और हमारा इंडियन यूनियन तैयार किया। तो अब जब इंडियन यूनियन तैयार हो गया तो बहुत सारे लीडर्स को लगा कि अब तो हम यूनाइटेड हैं। अगर फिर से लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का विभाजन कर दें तो ऐसा हो सकता है कि कंट्री फिर से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड हो जाए। तो इसीलिए ये मेजर टेस्ट था। बहुत सारे लीडर्स जो थे वो उसको करने में घबराते थे, बहुत डरते थे, और इसलिए बहुत साल तक ये जो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स का बनना है वो टलाता गया। लीडर्स इनको टालते गए, लेकिन लास्ट में बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ बहुत आंदोलन वगैरह किए, तो आखिर में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भाषा के आधार पर स्टेट बनाना पड़ा। और इसके लिए एक संगठन में, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गठन हुआ था, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी यहीं पढ़ेंगे। When the demand for the formation of state was on the basis of language was raised, जब डिमांड रेज हुआ था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने के, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country। लोगों को लगा, लीडर्स को लगा कि कंट्री का फिर से डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। The central government resisted linguistic states for some time। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्टेट को ऐसे भाषा के आधार पर बनाने वाला जो मुद्दा था इसको बहुत साल तक इग्नोर किया। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन, लेकिन जब कुछ एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों को, भाषा को हम लोग के आधार पर हम लोगों ने स्टेट्स को बना दिया, तो हम लोगों को क्या लगा, द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे के बेसिस पे हम लोगों ने जो बनाया वो हम लोग ठीक काम किए। इससे क्या हुआ कि सारी कंट्री यूनाइटेड हो गई, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजी। इससे एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ईजी हो गया, क्योंकि एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक तरह से एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से रहने लगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ईजियर हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि पहला कारण क्या था, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो पहला है हमारा कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने इंडिया में, जो कि इंडिया के फेडरलिज्म को बूस्ट किए, ठीक है। इंडिया के फेडरलिज्म को इससे फ़ायदा हुआ। दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी।
इंडियन फेडरेशन के लिए दूसरा टेस्ट क्या था, लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, तो आइए डिटेल में इसको समझते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा है। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आप बोलोगे कि कोई भी भाषा इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को क्या माना गया, ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, यानी जितने भी ऑफिशियल काम होंगे वो हिंदी में होंगे, लेकिन हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं। ठीक है, बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली 40% ऑफ द इंडियंस। लेकिन हिंदी जो है वो 40% इंडियंस की मातृभाषा है। देयरफॉर देयर आर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। देखिए, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, लेकिन हिंदी सिर्फ 40% लोग बोलते हैं, 40% लोगों की मातृभाषा। बाकी भाषाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेफगार्ड्स लिए गए, जैसे अलग अलग देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने क्या किया, हमारे जो इंडिया में क्या किया गया कि 21 अदर लैंग्वेजेस को 21 और लैंग्वेजेस हैं जिनको कि शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहा गया। ए कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन, अब शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाने का फ़ायदा क्या है, कहने का मतलब क्या, इसका मतलब है कि कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। मतलब सपोज कीजिए कि किसी एक कैंडिडेट को, कोई एक पर्सन है, उसको कहीं एग्ज़ाम देना है, किसी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देना है, तो वो क्या कर सकता है कि इन 21 जो लैंग्वेजेस हैं इनमें से कोई भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है। स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट्स के पास भी उनके ऑफिशियल लैंग्वेजेस होते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो भी स्टेट है उसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसी ज़्यादातर काम क्या होता है कि उसी स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होता है। अब यहाँ एक बच्चा कह रहा है कि हिंदी को आप लोगों ने वाई हिंदी को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु, किसी और लैंग्वेज को भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते थे। तो ऐसा क्यों है, तो इसका कारण है कि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि 40% ऑफ द इंडियंस, यानी कि इंडिया में जो 40% लोग थे वो हिंदी बोलते थे, और बाकी सब लैंग्वेजेस अगर आप देखेंगे तो उतने लोग नहीं जानते थे। बाकी सब लैंग्वेजेस उतना नहीं बोली जाती थी जितना हिंदी बोली जाती है। आपको मैं एक रेफरेंस के लिए दिखा दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस दिए हुए हैं और उसमें प्रोपोर्शन ऑफ स्पीकर दिया, कितने लैंग्वेजेस हैं और कितने लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सारे शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। आसामीज़ देखिए, बंगाली देखिए, बोडो देखिए, डोगरी देखिए, गुजराती देखिए, और एक हिंदी देखिए। 43.63%, ये डाटा आपको कुछ साल पुराना है। उसके बाद कन्नड़ पे चलिए, कश्मीरी पे चलिए, कोंकणी पे चलिए, मैथिली पे चलिए, कोई भी इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं दिख रही है आपको, कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं दिख रही जो इतने बड़े पैमाने पे कोई बोलता हो। सिर्फ हिंदी ही है। ये देखिए, ये देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे 6% मराठी की भी है, तो 40% तक किसी की कोई ऐसा लैंग्वेज है ही नहीं जो सारे लोग बोलते हो। तो इस कारण से हिंदी क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, सबसे ज़्यादा जानी जाती थी, इसीलिए ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया। ठीक है, हम लोग बैक टू द टॉपिक चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या थी इंडिया की। इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं कहा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी 21 है हमारे पास, जिसमें से कोई भी कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देने जाता है तो इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में से एग्ज़ाम दे सकता है। अब आगे बढ़े। अनलाइक श्रीलंका की स्टोरी याद है, पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी। तो श्रीलंका की तरह यहाँ कोई सिस्टम नहीं था। द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडॉप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। श्रीलंका की स्टोरी में आपको अगर रिकॉल कराऊँ तो श्रीलंका में भाषा के आधार पर विवाद था। भाषा के आधार पर सिविल वार हुआ था। लोगों ने अपने अपने भाषा को सुपीरियर मानते हुए अपने अपने हिसाब से मेजोरिटेरियन मेजर्स लाए थे, और इसके कारण कंट्री को काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन हमारे लीडर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लीडर्स ने भाषा अलग अलग लोगों की भाषा के टुवर्ड रिस्पेक्ट रखा
और बहुत सतर्कता पूर्वक कॉशियसली हिंदी के यूज़ को स्प्रेड किया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के हिसाब से द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। 1965 में ही इंग्लिश को ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल करना बंद कर देने वाले थे हमारे संविधान के हिसाब से। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग, ऐसा होने वाला था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझते, डिमांडेड दैट दिस यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। उन लोगों के लिए इंग्लिश का यूज़ होना जरूरी था और उन्होंने ऐसा ही डिमांड किया। इन तमिलनाडु में दिस मूवमेंट टू कम वायलेंट फॉर्म, ये काफ़ी उग्र रूप ले लिया था ये मूवमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, आप इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, ऑफिशियल कामों के लिए यूज़ कर सकते। यहाँ तक समझ में आए? आप देखिए, कोई भी काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो आज के ज़माने में भी आप देखते होंगे कि क्रिटिक्स लोग जो होते हैं वो क्रिटिसाइज भी करते हैं किस चीज़ को। तो इस बात का भी क्रिटिसिज्म हुआ। मैंने क्रिटिक्स, अब बहुत सारे जो लोग थे जो इसके विरोध में, उन लोगों ने अपने अपने व्यूज़ रखे। तो उन्होंने कहा कि दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। इससे क्या हुआ, ये जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का अपने प्रावधान रख दिया है, तो इससे जो इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट है, वैसे क्लास जो अपने आपको समझते हैं कि इंग्लिश सुपीरियर लैंग्वेज, उनको फेवर करता है ये। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका मेन क्या है कि प्रोमोट करे वो हिंदी को, ठीक है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज, ये याद रखिए कि प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता आप किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको किसी के ऊपर ज़बरदस्ती उसको कहें कि नहीं भाई तुम ये करो ही करो, तो उसको इम्पोज नहीं किया, थोपा नहीं, ठीक है। प्रमोशन डजंट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे स्टेट जो हिंदी नहीं बोलते हैं उस पर हिंदी लैंग्वेज थोप दे। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने शो की, उससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में ऐसी श्रीलंका लाइक सिचुएशन होने से हमारी कंट्री बच गई और हमारे कंट्री के फेडरलिज्म को और क्या मिला, बूस्ट मिला। ओके, तो हमारी कंट्री में नंबर 1 एक तो हमारे लैंग्वेज पॉलिसी और दूसरा हमारा ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के हिसाब से हम लोगों का क्रिएशन ही इन चीज़ को बूस्ट किया। अब तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो हमारी फेडरलिज्म क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई है हम लोगों ने डिस्कस कर रहे हैं, और हमारा उसका तीसरा पॉइंट है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए, फेडरलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन क्या है? हम लोगों ने फेडरलिज्म का बेसिक फीचर ही पढ़ा है कि 2 टायर होते हैं गवर्नमेंट के, एक होता है सेंटर और एक होता है स्टेट लेवल, ठीक है। उसके बिलो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो सकते हैं जैसे कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, लेकिन अभी हम लोग यही दोनों पे फोकस कर रहे हैं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस कैसे हैं हमारे? रीस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन is one more way in which the federalism has been strengthened in practice। ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जब तक इंडिया आज़ाद हुआ, जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से लेकर अभी तक ये फेडरलिज्म को और बूस्ट किया हमारे कंट्री में। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर द शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलोज दिस अरेंजमेंट। रूलिंग पार्टी और लीडर कैसे फेडरलिज्म को समझते हैं, कैसे फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, कैसे सेंटर स्टेट में रिलेशन होते हैं, ये भी फेडरलिज्म में किसी कंट्री के फेडरलिज्म को प्रमोट करने में काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। देखिए, लंबे समय तक 1947 में हम आज़ाद हुए, ठीक है, और 1947 से लेके 1951 में हमारा पहला इलेक्शन स्टार्ट हुआ,
ठीक है। 51 के ईयर लास्ट में इलेक्शन स्टार्ट हुआ था और 52 तक चला था, ठीक है। तो हमारा जो ये 52 में पहला इलेक्शन, हम लोग जनरली कहते हैं कि पहला इलेक्शन कब हुआ हमारा 1952 में। तो जो पहला इलेक्शन हुआ वहाँ से लेके कांग्रेस तीन टर्म तक जीती, ठीक है। तो ये जो 3 टर्म जीती कांग्रेस, उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर स्टेट में भी कांग्रेस का रूल था और सेंटर में भी कांग्रेस का रूल था। तो वही यहाँ लाइन कर रहा है, फॉर द लॉन्ग टाइम द पार्टी रूल्ड एट द सेम पार्टी रूल्ड both at the center and most of the states. This means that the central government did not exercise their rights as autonomous federal units. सपोज कीजिए कि उस टाइम पे अगर एक ही पार्टी सेंटर में हो और एक ही पार्टी स्टेट लेवल पे भी हो, तो वही करेगी स्टेट, वही करेगा जो सेंटर का डिसीजन होगा, ठीक है। ऑटोनोमसली मतलब जितना खुल के उनको रूल करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, उतना खुल के अपने पावर्स को एंजॉय नहीं कर पाए स्टेट्स। And when the ruling party at the state level was different, the parties that rule at the center tried to undermine the power of the states. कह रहा है कि स्टेट जब कांग्रेस एरा था तो क्या हुआ कि when the ruling party at the state level was different, कहीं अगर रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पर डिफरेंट होती है तो द पार्टीज दैट रूल एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट पे जो गवर्नमेंट है उसकी पावर्स को कम करने की कोशिश कहीं ना कहीं करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties. अगर कोई राइवल पार्टी जीत गई, सपोज कीजिए सेंटर में कोई और पार्टी है और स्टेट लेवल पे कोई और पार्टी है, तो उस टाइम पर कोई राइवल पार्टी जीत गई तो सेंट्रल पार्टी क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे यूज़ करके क्या करती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हटा दिया करती। ऐसा एक बार हुआ भी है। इनिशियली जब इंडिया में इलेक्शंस होते थे तो एक बार केरला के गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करके। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990s। तो ये पहला फेज़ था। पहला फेज़ क्या था, जब सेंट्रल में और स्टेट में सेम गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो स्टेट क्या करती थी कि उतना ऑटोनोमस पावर यूज़ नहीं कर पाती थी और कभी अगर स्टेट में कोई दूसरी पार्टी आ गई तो फिर तो उसका पावर को नेगलेक्ट करने का, कम करने का कोशिश किया जाता, उससे सत्ता छीनने की कोशिश की जाती थी शुरुआती दौर में। लेकिन 1990 के बाद ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ, ये सेंटर स्टेट रिलेशन थोड़ा चेंज हुआ। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। इस पीरियड में क्या हुआ, 1990s के बाद बहुत सारी स्टेट्स में छोटी छोटी पार्टीज का इमरजेंस होना स्टार्ट हुआ, छोटी छोटी पार्टी उभर कर सामने आने लगी, रीजनल पार्टीज। This was also the beginning of the era of the coalition government. इस टाइम पे coalition government का भी स्टार्टिंग हो गया था एट द सेंटर पर, ठीक। coalition government क्या होती है, तो एक गवर्नमेंट फॉर्म बाय कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। कोई गवर्नमेंट बनी सपोज कीजिए और वो एक नहीं, एक से ज़्यादा लोगों की पार्टीज मिलकर बनाई तो उसको क्या कहते हैं, coalition government। यूजुअली पार्टनर्स इन अ coalition फॉर्म अ पॉलिटिकल अलायंस एंड अडॉप्ट अ कॉमन प्रोग्राम। यूजुअली पार्टनर्स जो होते हैं वो कॉमन प्रोग्राम पे एग्री करते हैं, ठीक है, एक अपने मतलब एक साथ में चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड फेज आया 1990s के बाद जब कोलिशन गवर्नमेंट और रीजनल पार्टीज का दौर आया। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस with many parties including several regional parties to form a government at the center। क्योंकि कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं जीत पाती थी लोकसभा में, तो क्या करते थे कि अलग अलग छोटे छोटे जो रीजनल पार्टीज थे और नेशनल पार्टीज थे, जो नेशनल पार्टीज थे वो अलग अलग रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन फॉर्म करते थे, यूनाइट होते थे और फिर सेंटर में गवर्नमेंट बनाते थे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया सेंटर स्टेट रिलेशन। अब इसमें कुछ और लाइन लिखी हुई है। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। ये जब हुआ
तो क्या हुआ कि अलग अलग ये नया कल्चर स्टार्ट हो गया पावर शेयरिंग है, ठीक है। और ऑटोनॉमी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट वो अपना अपना पावर सेपरेटली काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाए इससे। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस ट्रेंड को यानी कॉलिजन गवर्नमेंट के ट्रेंड को सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने, दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्री मेथड। मतलब मैंने आपको जो बताया था कि केरला में एक बार क्या हुआ था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर पे थी और स्टेट में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट में ये साफ कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी मर्जी के हिसाब से डिसमिस नहीं कर सकती है। Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years after constitution coming to force। इसीलिए जो पावर शेयरिंग का जो फेडरलिज्म जो हमारे कंट्री में प्रैक्टिस होता है वो आज ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जबकि उस हिसाब के मुकाबले जब 1947 में हम आज़ाद हुआ, ठीक है। अब हम लोग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको समरी के तौर पे बता देती हूँ कि क्या हुआ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट्स हमारे कंट्री में बने, उससे फेडरलिज्म बूस्ट हुआ। दूसरा कि लैंग्वेज पॉलिसी हमारे कंट्री में इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया और बाकी किसी स्टेट पे हिंदी को थोपा नहीं गया, इंग्लिश के यूज़ को भी प्रमोट किया गया, कहा गया कि इंग्लिश को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि पहले रिलेशन कैसे थे, पहले सेंट्रल में और स्टेट में या तो एक ही पार्टी की गवर्नमेंट होती थी या फिर अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट हुई स्टेट में तो उसको हटाने की कोशिश करती थी सेंटर। लेकिन बाद में कॉलिजन गवर्नमेंट का प्रावधान आया तो ये रिलेशन सुधरे हैं, क्योंकि स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि सारे यूनिट्स को साथ लेके चलना चाहती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि सारे यूनिट्स को साथ में लेकर चलना चाहती है, इसलिए स्टेट भी अपना ऑटोनॉमस पावर को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पावर का ये कार्टून है। तो स्टेट स्प्लिट फॉर मोर पावर, यहाँ स्टेट पावर मांग रहे हैं। ये देखिए पावर ऑफ द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है और यहाँ पे देखिए यहाँ पहले केरला है, फिर मद्रास है और इसी तरह करते करते यहाँ देखिए बंगाल है, यहाँ पे बिहार हमारा। तो सारे स्टेट्स पावर मांगने जा रहे हैं सेंटर के पास, ठीक है, जब दोनों जगह एक टाइप की गवर्नमेंट है। और यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास आ गया कॉलिजन गवर्नमेंट का सिस्टम। तो कॉलिजन गवर्नमेंट में ये देखिए एक नेता बैठे हुए हैं हमारे और सारी किस चीज़ पे बयान कॉलिजन गवर्नमेंट चल रही है और अलग अलग जो मेंबर्स हैं उसके बॉम्ब यहाँ देखिए बॉम्ब है। तो अलग अलग पार्टी है, अलग अलग नेता है, उनको साथ लेकर उसके सिंहासन पे एक आदमी एक व्यक्ति रूल कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अब यहाँ पे एक बच्ची कंफ्यूज है कि हमारे कंट्री में क्या, ये बच्ची कह रही है कि आर यू सजेस्टिंग दैट द रीजनलिज्म इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्या रीजनलिज्म डेमोक्रेसी के अच्छा है? आर यू सीरियस? तो आप सीरियसली ये कह रहे हो तो सही बात है। हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो पावर डिवीज़न हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बीच में हमारा जो डिवीज़न हुआ वो ठीक है, अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।